को देखते हुए एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने और उनकी पार्टी ने सपोर्ट मांगा है बाकी की पार्टी से। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि एलएबी और केडीए के द्वारा लद्दाख की मांगों को रखने के लिए सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मीटिंग हुई थी, और ऐसे ही अब जब सेंटर की तरफ से लद्दाख के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, तो ऐसे में एक मेमोरेंडम भेजा गया है सीएम उमर अब्दुल्ला को, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को और जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कार्रा को, जिसके तहत ये डिमांड रखी गई है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी डिमांड सेंटर के सामने रखी है, उसी तरीके से हमारे पास भी अब समय आ चुका है कि हम लोग अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का काम करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें। इस सबके चलते क्या जम्मू कश्मीर में अब एक बड़ा सवाल उठ चुका है कि क्या जम्मू कश्मीर की मांगों को लेकर क्या तमाम पार्टीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उतरती हुई नजर आएंगी? क्या सभी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को, सियासत को साइड पर रखकर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए सोचेंगी? बड़ा सवाल तो है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोहेल काजमी जी, एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। सोहेल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पहले तो साक्षी जी आपको गुड आफ्टरनून और आपकी टीम को गुड आफ्टरनून। दूसरा ये है, प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत देर लगा दी हजूर आते आते। जब महबूबा जी खुद चीफ मिनिस्टर थी तब भी जम्मू कश्मीर के हालात बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे थे। लेकिन यह है कि लद्दाख से जम्मू कश्मीर नहीं, पूरी हिंदुस्तान को सीखना चाहिए कि अपनी जबान, अपने कल्चर को लेके यूनाइटेडली वो कैसे काम करते रहे हैं। और फाइनली आफ्टर लॉन्ग डिकेड, बड़े लंबे चौड़े टाइम फ्रेम के बाद लद्दाख ने अपने हकूकों को लेके अपनी जो जंग थी उस पर कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता जीत हासिल करना शुरू की है। मैम, लद्दाख वो इलाका है जो जम्मू कश्मीर का होते हुए, हिंदुस्तान का ताज होते हुए 6 महीने रोड कनेक्टिविटी से बंद रहता था। ये वही लद्दाख है मैम। ये वही लद्दाख है मैम जहां -30-35 डिग्री टेम्परेचर कुछ इलाकों में, साइचन नोबरा के इलाकों में रहता है मैम। ये वही लद्दाख है जहां वीकली एक फ्लाइट जाया करती थी, वो भी शायद चंडीगढ़ से या दिल्ली से। ये वही लद्दाख है जहां के लोगों ने, जहां के बच्चों ने बहुत कुछ खोया है। अगर आप पिछले 40-50-60 साल देखें, चाइना से तंग हैं और बाकी चीजों से, पाकिस्तान से भी तंग, लेकिन ये कभी हारे नहीं। सिर्फ अपनी जबान को लेके, अपने कल्चर को लेकर, और एक ही बीड़ा उठा के रखा कि हमको पढ़ना है, अपनी मुकद्दर को अगर संवारना है तो लद्दाख ने सिर्फ अपनी एजुकेशन। देखिए, करगिल जो है वो 1,40,000 की पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रिक्ट है, और जो लद्दाख है वो 1,65,000 लोग वहां रहते हैं। आप देख लीजिए, कुल मिला के 3 लाख कुछ हजार लोगों की पॉपुलेशन का ये इलाका है। लेकिन जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर से 4 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है। और आप देखिए, हमेशा वो वेदर कंडीशन से, रोड कनेक्टिविटी से जूझता रहा है। पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा, ये जो एनडीए सरकार है, इन्होंने कोशिश की, खासकर अटल जी के टाइम पे, कि आहिस्ता आहिस्ता रोड कनेक्टिविटीज, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटीज का एक जो मुहिम है वो लद्दाख के साथ शुरू की। वो भी इसलिए क्योंकि चाइना हमें बहुत तंग करता है मैम, और चाइना हमेशा इंकर्शंस करता रहता है लद्दाख के कुछ इलाकों में। और लद्दाखियों की एक ही खूबसूरती है कि वो जब भी इलेक्शंस होती हैं वो मुद्दों के आधार पे अपने कैंडिडेट को जिताते हैं। ये नहीं देखते हैं वो किसी पार्टी का है। आपने देखा होगा इस वक्त भी हनीफ जान जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और करगिल से बिलोंग करते हैं। तो वो ये नहीं देखते हैं कि कैंडिडेट हिंदू है, मुसलमान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनके जो इश्यूज है वो पार्लियामेंट में लेके जाए। करगिल और लद्दाख के जो बेसिक फंडाज हैं उनको किसी ना किसी तरह प्रोजेक्ट करे। और आपने देखा 1996 के बाद लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी। उसके बाद आहिस्ता 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 उनकी डिमांड थी यूनियन टेरिटरी की, फाइनली यूनियन टेरिटरी भी बनी। और आहिस्ता आहिस्ता 5 डिस्ट्रिक्टें वहां नई जो है एनडीए सरकार ने अभी बनाई वहां पे। और आज वहां इंडिपेंडेंट अपना जो चीफ सेक्रेटरी है यूनियन टेरिटरी के बाद, अपना जो एडवोकेट जनरल है, अपना जो ऑनरेबल एलजी है, और ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता उनकी पेशेंस, उनका हार्डवर्क और उनकी यूनिटी से वो अचीव किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से आप इशारा कर रही हैं, कि आने वाले दिनों में लद्दाख एक स्टेट भी बनेगी मैम, 100% बनेगी, बिकॉज यूनाइटेड यू विन। एंड आप आइसोलेशन में चले जाते हैं जब अपने मुद्दों को छोड़ के बिक जाते हैं या कुछ और चीजें करते हैं, तो फिर आप मुद्दों से हट जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने क्या किया मैम? मिस गवर्नेंस जी, डेफिसिट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर,
जबान के आधार पे जम्मू के लोगों को अलग सपने झूठे दिखाते रहे, कश्मीरियों को अलग दिखाते रहे। जो बेसिक मुद्दे थे गवर्नेंस के वो कभी किए नहीं। जम्मू कश्मीर के बीच में एक ऐसा वेज क्रिएट कर दिया इन सियासतदानों ने कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था यूनियन टेरिटरी में चला गया और आगे पता नहीं डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा आने वाले दिनों में। तो आज महबूबा जी को याद आया कि जनाब ये जो हम सब इकट्ठे हो जाए और अपनी लड़ाई खुद लड़े, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब वो सरकारों में थे, उनके वालिद मोहतरम सरकार में थे, जब वो पीएजीडी बनाई उन्होंने, जिसको हम गुपकार अलायंस बोलते हैं, तब तो ये बातें की नहीं। सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ इनको अपनी कुर्सी किस तरह डगमगाती रहे, चमकती रहे, उसके लिए बात करते हैं। और कश्मीरियों का कल्चर और जम्मू का कल्चर जो है आहिस्ता 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 फेड होना शुरू हो गया। आज हम डोमिसाइल पे आ गए मैम, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होते हुए। तो ये सब देन जो है हमारे उन हुक्मरानों की है जिन्होंने 77 ईयर यहाँ रूल किया है। और आहिस्ता 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 आर्टिकल 370 किसने डिल्यूट किया मैम? सक्सेसिव सरकारों ने। हमारी जो स्थिति में सक्सेसिव सरकारें हैं, राइट फ्रॉम शेख अब्दुल्ला टू बख्शी गुलाम मोहम्मद टू जीएम सादिक के टाइम पे 62 में इसका इरोजन शुरू हो गया। तो हमने खोया ही खोया जम्मू कश्मीर ने इन सियासतदानों के हाथों में। जम्मू बिल्कुल। कश्मीर ने जब जब गवर्नेंस की है मैम। आप अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे लोगों को अलग अलग सपने दिखाए गए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से सबको अलग रखा गया। तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से ये लेटर भेजा गया है, इनडायरेक्टली, सीधा इनडायरेक्टली लेकिन डायरेक्टली, क्या यही कहा जा रहा है कि एक साथ मिलके चलिए स्टेटहुड की मांग रखते हैं? क्योंकि स्टेटहुड की मांग को लेके वैसे भी काफी पॉलिटिक्स चल रही है, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिक्स और भी चल रही है लगातार, कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि ये वाली सरकार गिर जाएगी। इसके बीच में एक तरफ जहां टूटने की बात हो रही है, वही दूसरी तरफ ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एजेंडा है कि मैं कैसे पावर कॉरिडोर्स को हासिल करूं। चाहे वो पीडीपी है, बीजेपी है, एनसी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी हो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ही सपना होता है, किसी तरह नंबरों के आधार पे अपनी सरकार बनाए। और पीडीपी कोई अलग तो है नहीं उससे। पीडीपी वही पार्टी है जो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लेके आई, उनके साथ अलायंस किया। अलायंस करने के बाद जानते हुए कि वो आर्टिकल 370 इरोड करेंगे जब भी वो पावर में आएंगे, जानते हुए कि उनका मैनिफेस्टो जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम का ये मैनिफेस्टो है। लेकिन कुर्सी, इख्तदार एक ऐसी चीज है साक्षी जी, जो कोई नहीं खोना चाहता। और एक बार चीफ मिनिस्टर का टैग लग जाए, फिर लगे ना लगे, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक उसका प्रोटोकॉल वो एंजॉय करती है। दूसरा ये बात है, आइडियोलॉजिकली ये सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। सिर्फ क्राइसिस के टाइम पे गुपकार अलायंस बना के ये इकट्ठे हुए थे, और वो भी 2 4 6 महीने उसके बाद स्प्लिट हो गए। जब इलेक्शन अनाउंस होगी तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग रागना शुरू हो गए। तो ये नामुमकिन सी चीज है। आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो एलाई है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, वो उससे नहीं बात करना पसंद करते हैं जो 6 मेंबर उनके असेंबली में हैं। और उसके अलावा जो कल मीटिंग होने जा रही है, वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला बिल्कुल ने नेशनल बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस के एमएलए को बुलाया है, अपने अलाइज के एमएलए को नहीं बुलाया है। तो कहने का मतलब है जो रूलिंग एलीट है वो एक दूसरे से ट्यून वे में नहीं काम कर रही है। तो ये बीजेपी जो बिल्कुल पार्ट अपार्ट, बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी से अपने वजूद पे काम कर रहे हैं, तो वो क्यों इनकी बातें सुनेंगी? हाँ, इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो उमर अब्दुल्ला साहब की है। वो कोई ऐसा इनिशिएट करें जिसमें 44 एमएलए उनके हैं, और अलाइज को भी उठाएं और पार्लियामेंट के बाद धरना दे, राजघाट के बाद धरना दे, अपने लोगों के हकूक को लेके स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए जो फिजिबल है, आर्टिकल 371 जम्मू कश्मीर में आ जाए, तो उसके लिए वो बातचीत करें, ताकि हमारे जमीनों के हकूक और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो किसी तरह सेफगार्ड हो सके। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ वो इश्यूज पे वो एजिटेट करें, जो इश्यूज फिजिबल हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और आने वाली जनरेशन जो है उस पे अपना जो फ्यूचर है उसको इंटैक्ट कर पाए। तो ये फजूल की चीजें जो है अनटाइमली सिर्फ न्यूज हाइप लेने के लिए पीडीपी ने एक छिक्का मारा है। अब ये छिक्का जो है आगे जाता है कि नहीं जाता है, मुझे लगता नहीं ये छिक्का बाउंड्री से पार जाएगा मैम। चलिए देखते हैं कि ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जाहिर किया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मेरे साथ मैम। सोहेल काजमी जी जुड़ चुके थे और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत भी रही है, बार बार लोगों को बांटने का काम किया गया है। हालांकि अब ये जो एक मेमोरेंडम दिया गया है, ये मेमोरेंडम क्या ऐसा है कि लोगों को सच में जोड़ने की बात कर रहा है, या फिर पीडीपी एक बार फिर से अपने आप को हाईलाइट करने का काम कर रही है? ये बड़ा सवाल है। पर चलिए देखना ये होगा कि सबके चलते क्या जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सियासत गर्म हुई
हुई पड़ी है उसमें लोगों को और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ने का काम ये करता है या नहीं करता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ और ऐसी खबरों के लिए आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।